नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। खास इसलिए क्योंकि अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और बात होगी हमारे संवाददाताओं से जो इस वक्त है मौजूद ग्राउंड जीरो पर। और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और कृतिका। शुक्रिया जया। तो अगले 1 घंटे हम आपको दुनिया भर की खबरें दिखाएंगे, साथ देश की भी खबरें दिखाएंगे जो ताजा तरीन खबरें हैं। फिल्म की भी बात होगी, साहित्य, संगीत, जीवन, खेल, तमाम चीजों की लेकर बात होगी। और इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में होंगे शामिल। पीएम ने कहा, 1 सदी से प्रतिभा और बौद्धिक विकास को बढ़ाने में अग्रसर रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन। राजस्थान के उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह की होगी विशाल रैली। जनजातीय विशिष्ट जन संवाद भी करेंगे अमित शाह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज चढ़ेगा सियासी पारा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले मध्य प्रदेश के खरगोन, फिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करेंगे जनसभा। समान नागरिक संहिता पर बनी संसदीय समिति ने 3 जुलाई को विधि आयोग को बुलाया। बीती 14 जून को विधि आयोग ने तमाम हितधारकों के विचार किए थे आमंत्रित। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। श्रद्धालु कल करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल के आधार पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की व्यवस्था पर लगाई रोक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसले पर जताई आपत्ति। लुसाने डायमंड लीग में टिकी नीरज चोपड़ा पर नजरें। चोट के कारण 1 महीने बाद आज जैवलिन थ्रो के ट्रैक पर वापसी करेंगे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। रोमांचक मुकाबले में ईरान को 33-28 से दी मात। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 वर्षों के दौरान इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वर्तमान में इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से अधिक छात्र हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय 1 सदी से प्रतिभा और बौद्धिक विकास को बढ़ाने में अग्रसर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सदस्यों को बधाई दी है। और वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ खास है, इस बारे में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह से खास बातचीत की है। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह, जो बात करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन पे। वैलेडिक्टरी फंक्शन है, सेंटिनरी सेलिब्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। और सर,
एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। कितना आप एक्साइटेड है, कितना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग एक्साइटेड है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही खुशी, गर्व और सम्मान की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 100 वर्ष का दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ और पिछले 100 वर्षों की जो अगर उपलब्धियां देखें तो थोड़े समय में तो गिनानी बहुत मुश्किल है। जैसी जब जरूरत हुई दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश को दिया, साइंटिस्ट दिए, इंजीनियर्स दिए, इवन स्वतंत्रता का जब आंदोलन चला तो क्रांतिकारी भी दिए, गांधीवादी भी दिए। तो जैसा देश ने चाहा वैसा यूनिवर्सिटी ने किया। और आने वाले जो समय में अब अगले 25 साल जब अमृतकाल जिसको बोला जा रहा है, उसमें हमने अपना नया स्ट्रैटेजिक प्लान भी बनाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय अब 25 साल कैसे करेगा। जो 100 में किया, 25 में हम और करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री करीब 3 बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे यहाँ पे। आप थोड़ा बताएं कि कौन कौन से बिल्डिंग का करेंगे और क्या लागत अभी तक उसकी आएगी? इस एकेडमिक सेशन में हम लोग ने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम शुरू किए हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके लिए फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी पीएम करेंगे और उसकी जो कॉस्ट है करीब 200 करोड़ रुपए आएगी। एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करेंगे, वो फाउंडेशन लेइंग करेंगे जिसकी कॉस्ट करीब 90 करोड़ है। और तीसरा जो है एकेडमिक ब्लॉक्स, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, नई चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एक बात हो गई, लॉ में 5 ईयर का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। एक हमने MBA शुरू किया डेटा एनालिटिक्स में, और अलग अलग कोर्सेज में कैपेसिटी एनहांसमेंट भी किया। सब बहुत बढ़ गया जब माननीय प्रधानमंत्री का वक्त मिला और उनका आने से ये विश्वविद्यालय का गौरव और मान और बढ़ा है। और सभी लोग उत्साहित हैं, केवल अभी जो बच्चे पढ़ते हैं वही नहीं, जो हमारे एलुमनाई हैं, इतना बड़ा बेस है। और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 4-4.5 हज़ार लोग ही देखेंगे, लेकिन हर कॉलेज में स्क्रीन लगाई गई है और हर कॉलेज में टीचर स्टूडेंट देखेंगे। इसके अलावा जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि करीब 6-7 लाख लोग तो हमारे ही देखेंगे इस प्रोग्राम को, जो कि ऑनलाइन देखेंगे। तो ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, जो बता रहे थे कि पूरी टीम एक्साइटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए इस वैलेडिटरी फंक्शन जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके लिए। कैमरा पर्सन शानद चौहान के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और गिरीश निशाना दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं गिरीश निशाना का। गिरीश, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज के वो दिन हम सभी की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। ऐसे में आज जब इसके 100 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं और किस तरह की यादें ताज़ा करते नजर आ रहे हैं आज वो तमाम लोग जो इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी करीब 11 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस नॉर्थ कैंपस में आने वाले हैं और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पर सुबह से ही दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है चहलकदमी देखी जा सकती है। लोग काफी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। तमाम जो भी यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो कॉलेज हैं, उनके विद्यार्थी, उनके प्रिंसिपल, उनके स्टाफ और जो पूर्व छात्र हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तो एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष आरंभ हुआ था और अब शताब्दी वर्ष खत्म हो रहा है। तो ऐसे में उसके समापन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय आ रहे हैं। तो आज एक अलग माहौल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा जा सकता है। और अगर आज की बात की जाए तो खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कंप्यूटर सेंटर का भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा एक एकेडमिक खंड है उसका भी रखेंगे और इसके साथ साथ एक संकाय भवन का भी आज वो शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में आज बहुत कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय को मिलने वाला है और आज एक अलग माहौल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है और एक अलग माहौल इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा जा सकता है। जी गिरीश, अगर वहाँ का माहौल तो वाकई उत्साह में है ही, टीचर और पूरा स्टाफ और जितने छात्र छात्राएं वो भी काफी उत्साहित होंगे, लेकिन अगर इससे पहले अगर नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कई बार छात्र छात्राओं से चर्चा करते हुए नजर आए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कई बार हुए हैं। तो ऐसे में क्या आज भी ये उम्मीद की जाए कि इस प्रकार की कोई चर्चा छात्र छात्राओं से होगी प्रधानमंत्री की?
देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक वर्ष जब भी सीबीएसई की परीक्षाएं आरंभ होती हैं उस समय विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं। एक बड़ा आयोजन होता है, उसके अंदर प्रधानमंत्री सीधा आमने सामने बात करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है दिल्ली विश्वविद्यालय का, इस ऑडिटोरियम के अंदर संबोधित करने जा रहे हैं। करीब 11 बजे के आसपास उनका संबोधन देखने और सुनने को मिलेगा। और उनका संबोधन सुनने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहेगा। सुबह से ही काफी यहाँ चहलकदमी है, चाहे एनसीसी की बात की जाए, चाहे एनएसएस की बात की जाए, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित विद्यार्थी हों, चाहे वो कल्चरल से संबंधित विद्यार्थी हों, वो तमाम विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक अलग माहौल इस समय यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल गिरीश, दिल्ली यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है, कई सम्मान हासिल कर चुकी है। जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कुलपति साहब ने भी कहा कि कई शीर्ष जो इसका एलमनाई का जो पूरा डाटाबेस है वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। कई साइंटिस्ट दिए हैं, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर अब तक दिए हैं। कौन कौन से ऐसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन वहाँ पे होने वाला है? कुछ शीर्ष अधिकारी या कोई ऐसे मशहूर लोग भी वहाँ पर शिरकत करने पहुँच रहे हैं? देखिए, अगर आज कार्यक्रम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के अलावा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो वाइस चांसलर हैं योगेश, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रॉक्टर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार यहाँ मौजूद रहेंगे, मुख्य रूप से जो मंच पर होंगे। लेकिन जो सभागार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जो अलग अलग कॉलेजों को कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जो शताब्दी वर्ष को जाहिर करेंगी। 100 साल का सफर किस तरह से रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो एक अलग माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, क्योंकि जब पिछले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय ने 100वें वर्ष में कदम रखा था तो खास तौर पर जो इनका परीक्षा विभाग है तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, योजना चलाई थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वे विद्यार्थी जिनके 1 या 2 या 4 पेपर तक जिनके रुके हुए हैं, वे विद्यार्थी पुनः अपना नामांकन करके फिर से अपना 1 या 2 पेपर वो दे सकते हैं और अपनी जो डिग्री उनकी रुकी हुई थी वो उनको दे सकते हैं। तो काफी संख्या में, हजारों की संख्या में काफी ऐसे विद्यार्थी निकले जिनके 1-2 पेपर रुके हुए थे। उन्होंने इस स्कीम का, इस योजना का फायदा उठाया, डीयू की, और अपनी कहीं ना कहीं डिग्री क्लियर की है। जी गिरीश, अभी इस वक्त क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, तो कितना उत्साह और कैसा माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है, और खास तौर पर जब ये शताब्दी समारोह इस वक्त है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? देखिए, करीब 8 बजे का समय हो चुका है, 3 घंटे से कम का समय बाकी बचा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आगमन करेंगे इस नॉर्थ कैंपस के अंदर। तो एक अलग माहौल है। सुबह से तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो सुबह ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। पूरा डीयू का नॉर्थ कैंपस इस समय एक अलग माहौल है, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री आज एक बार फिर संवाद करते नजर आएंगे छात्रों से, छात्रों के बीच में होंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने के शताब्दी समारोह जो है उसके खास कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पिछले 1 महीने से चल रहे भाजपा के देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन है। अब इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज की उपलब्धियां जनता के सामने पेश की जा रही हैं। अभियान में केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के पदाधिकारियों और राज्य स्तर के भी तमाम नेताओं ने जनता से संवाद स्थापित किया है और अभी भी आज भी किया जा रहा है। तो भाजपा का ये महाजनसंपर्क अभियान और आज इस अभियान का आखिरी दिन है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार जो उपलब्धियां बीते 9 साल रही हैं उन्हें जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जनता से संवाद किया जा रहा है। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह आज उदयपुर के गांधी मैदान में एक रैली करने जा रहे हैं जिसमें वो केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करेंगे।
केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ ही गहलोत सरकार की नाकामियों पर भी निशाना साधेंगे। मकसद होगा जनजातीय बाहुल जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मंत्र देना। उनकी सभा के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। राजस्थान के तमाम बीजेपी नेता आज उदयपुर में होंगे। इसके अलावा अमित शाह आज जनजातीय विशिष्ट जन संवाद भी करेंगे। तो एक तरफ जहां अमित शाह राजस्थान में होंगे तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक तापमान को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस साल दोनों ही राज्यों में दरअसल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले जेपी नड्डा का ये दौरा सियासी नजरिए से भी काफी खास और अहम है। पार्टी की तैयारियों के तहत नड्डा आज मध्य प्रदेश के खरगोन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। इसके अलावा नड्डा के निशाने पर मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी होगी तो वहीं शिवराज सरकार के कामकाज को भी वो आज लोगों के बीच रखेंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की तो अभी हाल ही में यहां कांग्रेस ने जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर एंटी इनकम्बेंसी के डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, उस पर भी वो सीधा निशाना साधते हुए नजर आएंगे। सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इस वक्त आंतरिक कलह से जूझ रही है, तो ऐसे में बीजेपी ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। और अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे पर शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, दोनों ही कद्दावर नेता इस वक्त चुनावी मैदान में यहां पर उतर चुके हैं, यानी कह सकते हैं कि सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ कार्यक्रम है आज का और क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? किस तरह से यहाँ पर ये ताबड़तोड़ हम कह सकते हैं कि विपक्ष पर हमला करते नजर आएंगे? ये देखिए जया, बीजेपी का जो महासंपर्क अभियान है जिसकी शुरुआत अजमेर से की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में, और अब तकरीबन 1 महीने हो गए हैं। एक तरह से कहें कि अंतिम चरण में है ये महासंपर्क अभियान, जिसका उद्देश्य था कि मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जोर शोर से जनता के बीच ले जाया जाए, कार्यकर्ताओं में उसकी चर्चा की जाए और विपक्ष जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की जो राजनीति है वो जनता के सामने रखा जाए। तो हम देख रहे हैं कि धुआंधार दौरे हो रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग जगह पर दौरे हो रहे हैं, लोकसभा में प्रवास हो रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो रहे हैं। तो 3 स्तर पर पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि इस महासंपर्क अभियान को आगे बढ़ाया जाए। पहली रणनीति ये थी कि बड़ी जनसभाएं की जाए, दूसरी बात ये थी कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाए और जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो चर्चित लोग हैं, उनसे मुलाकात की जाए। तो हम देख रहे हैं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का किसी राज्य में दौरा लगता है या गृह मंत्री अमित शाह का दौरा लगता है, वहां के प्रतिष्ठित लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करते हैं। तो इस दौरे में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे में भी प्रबुद्ध लोगों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो इस तरह से लोगों तक पहुंचने का काम बीजेपी कर रही है। और इस बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वजूद रखते हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनसे भी अलग से संवाद किया जा रहा है। तो ये एक रणनीति है बीजेपी की कि मोदी सरकार के कामकाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए और साथ ही साथ विपक्षी दलों की जो राजनीति है। कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जब राजस्थान के दौरे पर परिवारवाद और करप्शन को लेकर। हमने देखा कि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा और जो गठबंधन है आरजेडी और जेडीयू का। तो बीजेपी एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता रही है, तो दूसरी ओर जो परिवारवादी पार्टियों का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों की राजनीति पर निशाना साध रही है। जी शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और तीनों ही राज्यों में आज दौरा। अमित शाह राजस्थान में रहेंगे, जेपी नड्डा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इलेक्शन भी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह की तस्वीरें अक्सर हमने देखी है। फिर चाहे बात राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में एंटी इनकम्बेंसी को साधने के लिए किस तरीके से टीएस सिंहदेव को पद दिया गया, वो हम सभी ने देखा है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी आज जेपी नड्डा और अमित शाह अपने संबोधन में इसका जिक्र जरूर करेंगे। हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि
जो आपसी गुटबाजी है, तो जी। बीजेपी ये कहती रही कि कांग्रेस पार्टी के एक तरह से देखे नेतृत्व में क्षमता नहीं है कि वो राज्यों में गुटबाजी को संभाल सके। जी। राजस्थान में अशोक गहलोत और हमने देखा कि सचिन पायलट के बीच जिस तरह से एक बयानबाजी होती रहती है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में एक संतुलन बनाने के लिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, भूपेश बघेल और उनके बीच मतभेद की खबरें आती रहती है। कर्नाटक में हमने देखा कि कितनी रस्साकसी हुई थी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने से पहले, जी। और हाल ही में जिस तरह से एक बयान दिया जब डीके शिव कुमार ने, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि दोनों के बीच आंतरिक मतभेद की खबरें आती रहती हैं। तो कई राज्यों में कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है, गुटबाजी की चुनौतियों को झेल रही है। जहां पर वो सत्ता में है या जहां पर सत्ता में नहीं है, वहां पर भी हम देखते हैं कि ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो बीजेपी गाहे बगाहे तंज कसती रहती है कि कांग्रेस पार्टी अपना ही घर उससे नहीं संभल रहा है। तो निश्चित तौर पर कई बार हम देखते हैं कि उनके राष्ट्रीय नेता इस पर तंज करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गुटबाजी में केंद्रीय नेतृत्व उसे संभालने में विफल रहता है। जी शैलेंद्र, जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है युद्ध स्तर पर। यहाँ पर भाजपा के तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो पूरे देश में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सभाएं की, टिफिन बैठकें की, तमाम अलग अलग तरीकों से जनता के बीच जाने का उनका प्रयास था। किस तरह की उसको लेकर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्या कुछ रिस्पॉन्स या फिर मिला यहाँ पर जनता की तरफ से इस पूरे अभियान को लेकर? देखिए, बीजेपी हर बार किसी बड़े अभियान में नया प्रयोग करती है। इस बार टिफिन बैठकें की गई, लोग टिफिन घर से लेके गए, और हमने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 27 तारीख को संबोधित की, जिसमें देश भर के जो बूथ स्तर के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको उस रैली का संदेश सुनाया गया, और जो अपने आप में बहुत बड़ी डिजिटल रैली थी। तो इस तरह से मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब तो हुआ ही जा रहा है, वो तो एक पारंपरिक तरीका है ही। बीजेपी की कोशिश यह है कि जनता के हर वर्ग तक पहुंचा जाए और दूर दराज तक कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद हो। तो निश्चित तौर पर पार्टी को जो फीडबैक मिला है, और उसे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से अब मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बेहतर तरीके से लोग जान पाए हैं, कार्यकर्ता समझ पाए हैं, वो उपलब्धियां घर तक ले जा रहे हैं, चाहे वो आवास निर्माण की हो, शौचालय निर्माण की हो, या फिर बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर जिस तरह से काम हुआ है, कल्याणकारी योजनाओं पर जिस तरह से काम हुआ है, उसको और बेहतर तरीके से जनता समझ पाई है, और कार्यकर्ता भी समझ पाए हैं कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, विपक्षी दलों को लेकर क्या कुछ कहना है, और सरकार की उपलब्धियां का कौन कौन से बिंदु है जिन पर प्रमुखता से जनता के बीच बात करनी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो जया, जिस तरीके से देखा जाए तो काफी खास होगा ये दौरा, क्योंकि चुनावी राज्य है तीनों, और चुनावी राज्यों में इस तरीके से कांग्रेस पर भी हमलावर होंगे और साथ ही 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार अपनी उपलब्धियां उन्हें बता रही है, किस तरह से जमीनी स्तर पर पिछले 9 वर्षों में हमने जो बदलाव देखा है उसकी एक बानगी यहाँ पर दिख रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद स्वागत है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। दरअसल पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू बेस कैंप में झंडी दिखाकर पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना किया। बम बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, तो वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया भी कल से शुरू कर दी गई है। अब पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू के शालीमार में एक केंद्र बनाया गया है। साधुओं के लिए पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर परिसर में विशेष शिविर स्थापित किया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिन की है। यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को संपन्न होगी। तीर्थ यात्रा पहलगाम में नुनवान और कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल के रास्तों से शुरू होगी। इन दोनों यात्रा मार्गों पर जगह जगह लंगर भी लगाए गए हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं अमरनाथ यात्रा को लेके और अब की हमारी 12वीं बार जाने की यात्रा है और बाबा भोलेनाथ की यात्रा के लिए हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रबंधन से सिस्टम में है, बहुत बढ़िया यात्रा चल रही है। जम्मू से यहाँ रवाना हो रहा है, काफ़ी मतलब भीड़ है, काफ़ी यात्री है यहाँ के दर्शन करने वाले, तो एक जोश है लोगों में। वास्तव में बाबा अमरनाथ की मेहरबानी है। आज जैसे कि सभी को पता अमरनाथ यात्रा आज से स्टार्ट, आज पहला जत्था जा रहा है। हम सारे श्रद्धालु काफ़ी खुश हैं और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेके सारे लोगों ने, मीडिया की हर तरीके से, मतलब हर चीज़ का अच्छा, साफ सफाई, टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। प्रशासन ने भी समस्त पुलिस वालों का व्यवहार, आर्मी और मीडिया बंधु यहाँ पर कंटिन्यू हर किसी के व्यू ले रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरी तीसरी यात्रा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें यहाँ पे। सेकेंड टाइम जा रहे हैं हम। लास्ट टाइम जब फ्लड आया था हम लोग वहीं पे थे और हम बिना दर्शन के आए थे। इस बार भोले बाबा से विश यही करके आए हैं कि प्लीज़ इस बार दर्शन दे के भेजना हमें। हम बाबा श्री अमरनाथ जी की 5वीं यात्रा करने जा रहे हैं। मैं यूपी से जिला बिजनौर का निवासी हूँ। डॉक्टर शिवेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है और मन में बहुत उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है और हर साल व्यवस्था में कुछ ना कुछ उन्नति रहती है। यहाँ पर बाबा अमरनाथ की पे तीसरी चौथी यात्रा है हम मित्रों की। नागदा से हमारे 15 लोगों का ग्रुप आया है और यहाँ की व्यवस्था की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बाबा अमरनाथ से विनती है कि यहाँ पर आए हुए भक्तों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और उनकी मनोइच्छाओं को पूर्ण करे। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। 150 लोगों का जत्था आज पहली यात्रा पर जा रहा है। शिव शक्ति सेवा मंडल बुल्ढाना की शाखा की ओर से मैं देश के कोने कोने में बसे नागरिकों से अपील करूँगा, 370 के बाद का जम्मू कश्मीर देखने लायक है। आप लोग आएँ और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके जाएं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्मी की व्यवस्था एक नंबर रही। भोले बम बम भोले, बल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय करा वीर बजरंगी। और अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सीआरपीएफ पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड भी लगाए गए हैं। यात्रियों के साथ सीआरपीएफ की बड़ी टुकड़ी के जाने की व्यवस्था की गई है और साथ ही बाइक दस्ता भी इनकी सुरक्षा करेगा। रास्तों को पूरी तरह से कवर किया गया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार दोनों आधार शिविरों में ही नहीं बल्कि पूरी यात्रा मार्ग पर चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। पवित्र गुफा, पंचतरणी, शेषनाग में भी हेलीपैड तैयार किए गए हैं ताकि आपात परिस्थितियों में राहत कार्यों में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। सीआरपीएफ पूरी तरह से यात्रा के लिए तैनात की गई है और हर चप्पे चप्पे पर फोर्स की, पुलिस की तैनाती की जा चुकी है। जो भी बेस कैंप हैं उनको पूरा सिक्योर किया जा चुका है। हमारा बीडीडी स्क्वाड पूरा एक्सप्लोजिव वगैरह डिटेक्ट करने के लिए तैयार है। एरिया को पेट्रोल किया जा रहा है, कैसे बीडीडी स्क्वाड अपना काम कर रही है। हमारे साथ डॉग स्क्वाड है। निश्चित तौर पे हमने पूरे जो सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं।
और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जम्मू से हमारे संवाददाता विजय कुमार बजाज इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विजय, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज अगर देखा जाए तो पहला जत्था रवाना होने के बाद में अब कल बाबा बर्फानी के दर्शन करते हुए सभी यात्री नजर आएंगे और इन यात्रियों की बातें हमने सुनी, काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था की भी बात वो कर रहे हैं, तैयारियां कितनी हो चुकी हैं उसकी भी तमाम बातें ये यात्री करते हुए नजर आए। विजय जी, 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा विधिवत रूप से कल 1 जुलाई से आरंभ हो रही है जी, लेकिन आज जम्मू से पहला जत्था श्रद्धालुओं का माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इसे रवाना करवाया। सख्त सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच ये जत्था जो है आखिरी समाचार मिलने तक जम्मू संभाग को पार कर चुका था। बिल्कुल विजय, किस तरह से आप देख रहे हैं? उत्साह बहुत है यात्रियों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच, और जैसा वो कह रहे हैं कि इस बार जो व्यवस्था की गई है वो अभूतपूर्व है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं कि श्रद्धालुओं को बिल्कुल दिक्कत ना हो? जी, उत्साह की बात करें तो उत्साह के लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। पिछली बार की जो यात्रा थी 2022 वर्ष की, उसमें तकरीबन 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने श्री बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। और इस बार खास बात यह है कि अभी तक 3.5 लाख से अधिक जो है वो पंजीकरण किए जा चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार 6 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। जम्मू की बात करें, जम्मू में माहौल बेहद भक्तिमय माहौल है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। हम सुबह जम्मू रेलवे स्टेशन में थे, वहां 5 विशेष तत्काल पंजीकरण काउंटर जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 2 जो काउंटर हैं वो विशेष रूप से साधुओं के लिए स्थापित किए गए हैं। जी विजय, जिस तरीके से आपने बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के, और ऐसे में जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उसमें बड़े बुजुर्ग भी होंगे, उसमें छोटे बच्चे भी होंगे, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन द्वारा पहले ही जो है एडवाइजरीज जारी की गई है, किनको यहाँ आना है, क्या करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, इस बारे में श्रद्धालुओं को पहले ही अवगत करवा दिया गया है। और रही बात जम्मू भगवती नगर आधार शिविर की, जहां से आज सुबह पहला जत्था रवाना किया गया, तो यहाँ भी श्रद्धालुओं को जो है जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। डॉक्टरों की टीम जो है वो जगह जगह तैनात की गई हैं। भगवती नगर की बात करें, यहाँ बेहद चाक चौबंद प्रबंध है, सुरक्षा बेहतरीन है, 3 घेरों वाली सुरक्षा है यहाँ, और श्रद्धालुओं के लिए जो है पर्याप्त सुविधाएं जो है हर लिहाज से यहाँ की गई है। बिल्कुल विजय, यहाँ पे तकनीक का भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हम देख रहे हैं। पूरे रूट पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, हेलीपैड तक लगाया गया है ताकि अगर कोई मुश्किल हो तो तुरंत मदद दी जा सके। किस तरह से इस लिहाज से पूरे जो रूट है अमरनाथ यात्रा का उसे कवर किया जा रहा है? आर्मी जो सीआरपीएफ की एक टुकड़ी है वो साथ साथ चलने वाली है यात्रियों के साथ। जी, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश द्वार है लखनपुर, वहां से लेकर अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध हैं। आज पहला जत्था यहां से रवाना हुआ जम्मू से, इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग बल्कि लखनपुर से लेके बाबा बर्फानी की गुफा तक बेहद चाक चौबंद प्रबंध है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। इस बार जो स्नैफर डॉग्स हैं उन्हें काम पर लगाया गया है। सीआरपीएफ, भारतीय सेना, आईटीबीपी, इस बार बेहद चाक चौबंद प्रबंध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पहला जत्था रवाना हो गया अमरनाथ यात्रा के लिए, और कल बाबा बर्फानी के दर्शन ये यात्री करते हुए नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में, और खबरों में आगे रुक करते हैं।
भोपाल के कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी बात कही, जिसके बाद से इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति विभिन्न पक्षों के विचार सुनेगा। इसके लिए 3 जुलाई को संसदीय समिति ने विधि आयोग को बुलाया है। उस दिन आयोग उन सभी हितधारकों के विचार समिति के सामने रखेगा, जिसके लिए उसने 14 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित किए थे। इस बीच एक सवाल पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस पर 13 जुलाई तक कुछ कहना सही नहीं है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। और चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ेगा। वहीं अगले 5 दिन के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक, केरल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और बिहार में भी तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। और दिल्ली में भी मानसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली समेत एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। पिछले दिनों इस महीने हुई बारिश से जून महीने में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। और अब देखते हैं खबरें कुछ दुनिया भर से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की है। पुतिन का कहना है कि मेक इन इंडिया का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। मॉस्को में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की अवधारणा पेश की थी और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत स्पष्ट प्रभाव भी पड़ा। पुतिन ने मेक इन इंडिया का उदाहरण देते हुए कहा कि रूस को भी इससे प्रेरणा लेते हुए घरेलू उत्पादों और ब्रांड्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने देश के विश्वविद्यालयों में दाखिलों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने एडमिशन में नस्ल और जातीयता के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से दशकों पुरानी उस प्रैक्टिस को बड़ा झटका लगा है जिसने अफ्रीकी अमेरिकियों और अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक अवसरों को बढ़ावा दिया। वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राष्ट्रपति बाइडेन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पूरी तरह असहमत हूं। बाइडेन ने देश के कॉलेजों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अमेरिका को प्रतिबंधित करने वाले अलग अलग बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वाले छात्र समूहों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया है। यूरोपीय संघ ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिस पर उसके सभी देश तेजी से विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन पर रूसी हमलों की भी निंदा की। वहीं यूक्रेन ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा उपाय नाटो में शामिल होना है। और फ्रांस के नैनटेरे में भड़की हिंसा रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने 40,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। ये घटना तब सामने आई जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा 17 वर्षीय नाहिल एम की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और लगभग 100 सार्वजनिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को भी आग लगा दी। हिंसा को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में 40,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अकेले पेरिस क्षेत्र में तैनात अधिकारियों की संख्या 5,000 तक होगी। इसी के साथ उन्होंने शांति का भी आह्वान किया।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मेक्सिको की, जहां पिछले 2 हफ्तों में गर्मी से संबंधित कारणों से लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मंत्रालय ने अत्यधिक तापमान पर एक रिपोर्ट में कहा है कि 2/3 से अधिक मौतें 18 से 24 जून के बीच हुई। अधिकतम मौतों का कारण लू बताया जा रहा है। लगभग 64% मौतें टेक्सास की सीमा से लगे उत्तरी राज्य नुएवो लियोन में हुई। हाल के ही दिनों में तापमान में बारिश की वजह से गिरावट भी आई है, फिर भी कुछ उत्तरी शहरों में अभी भी उच्च तापमान देखा जा रहा है। और कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग का धुआं अमेरिका के आसमान में भी छा गया है। धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। पर्यावरण संरक्षणकर्ताओं ने हवा की खराब स्थिति पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मई में देश में पड़ी भीषण गर्मी ने आग की भूमिका के लिए अहम रोल निभाया है। हालांकि वर्तमान में चल रही हवा आग को तेजी से फैलने में मदद कर रही है। धुएं के कारण अमेरिका में लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कारोबार की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 0.26% की गिरावट के साथ $69.38 प्रति बैरल पर थी। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 0.24% की तेजी के साथ $73.95 प्रति बैरल पर थी। और कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं, जिससे पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर असर पड़ा है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में आज पेट्रोल 96.65 रुपए और डीजल 79.82 रुपए प्रति की दर पर उपलब्ध होगा। घरेलू और वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट और विदेशी कोषों की निकासी के बीच शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर 82.08 के स्तर पर आ गया। और सोने में कोई खास गिरावट नहीं आई है। सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। इसके तहत 12 राज्यों को पिछले 2 वित्त वर्ष के दौरान 66,413 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 1,43,332 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप और फ्रांस की दिग्गज एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जी के ज्वाइंट वेंचर अडानी टोटल गैस लिमिटेड अगले 8 से 10 वर्षों में 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश देश में सीएनजी और घरों में पाइप के जरिए भेजी जाने वाली गैस पीएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी। वित्तीय संकट झेल रही घरेलू एयरलाइंस गो फर्स्ट ने 6 जुलाई 2023 के लिए अपनी उड़ानों को फिर से रद्द कर दिया है। 3 मई के बाद ये 12वां मौका है जब गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानों को रद्द किया है। गो फर्स्ट ने एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए के पास एयरलाइंस के रिवाइवल प्लान को भी जमा करा दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विदेशों में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च पर टीसीएस का ज्यादा रेट लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। सरकार के 28 जून के ऐलान के अब ये फैसला 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेल जगत की खबरों की। ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के लुसाने चरण में आज लगातार दूसरी बार पोडियम पर जगह बनाने की कोशिश में होंगे। नीरज चोपड़ा की कोशिश इस प्रतियोगिता में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान बरकरार रखने की होगी। दोहा डायमंड लीग जीतने के बाद चोपड़ा अभी शीर्ष पर हैं, जिनके बाद याकूब और पीटर्स हैं। चोट की वजह से करीब 1 महीने बाद वापसी कर रहे भारत के 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने 5 मई को डायमंड लीग के दोहा चरण में शानदार शुरुआत कर करियर का सर्वश्रेष्ठ
88.67 मीटर का थ्रो फेंका था, लेकिन उसके बाद से उनकी मांसपेशी में खिंचाव आ गया। इसके बाद उन्होंने पावो नुरमी खेलों से नाम वापस लेने की घोषणा की थी। वहीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में रोमांचक मुकाबले में ईरान को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। कोरिया के बुसान में जारी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में गुरुवार को भारत ने ईरान के खिलाफ 33-28 की करीबी जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। रोमांचक मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत ने 33 अंकों में से 16 अंक अकेले बनाए। इससे पहले टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 62-17 से, कोरिया को 86-13 से और चीनी ताइपे को 53-19 से हराया था। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम और रोमांचक मुकाबले में ईरान को हराया। भारत ने 33-28 की करीबी जीत दर्ज की। और भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हो गई है। इससे पहले भारतीय टीम की रैंकिंग 101 थी। ये 5 साल में पहली बार टॉप 100 में शामिल होने में सफल हुई। नवीनतम रैंकिंग ने भारतीय टीम को भुवनेश्वर में हुए इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने का फायदा मिला। भारत ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराया था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में मिली हार के कारण लेबनान को 3 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा और उसकी रैंकिंग 99 से 102 की हो गई। भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग 94 रही है। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के मिडफील्डर मेसन माउंट के बीच अगले 5 सालों के लिए करार पर सहमति बन गई। मैन्यू और मेसन के बीच ये करार 55 मिलियन फिक्स और 5 मिलियन पाउंड एड ऑन के साथ 60 मिलियन पाउंड में हुआ है। मेसन माउंट इस सप्ताह के अंत में मैन यूनाइटेड के साथ मेडिकल कराएंगे। ये करार जून 2028 तक वैध रहेगा। गौरतलब है कि मैन्यू और मेसन के बीच 5 साल के करार के लिए हफ्तों पहले सहमति बनी थी। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। ऐसी खबरें थी कि 72 होने के ट्रेलर को सीबीएफसी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब इस मामले में सीबीएफसी का बयान सामने आया है। सीबीएफसी का कहना है कि ट्रेलर को रिजेक्ट नहीं किया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था। सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर रिजेक्ट करने की खबरों को भ्रामक बताते हुए इसका खंडन किया है। तो 72 होरे को मिला है ए सर्टिफिकेट। और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन की फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा आज हो रही है रिलीज। अभिषेक भानु ने किया है इस पीरियड फिल्म का निर्देशन। पुष्पा द राइज के दूसरे भाग का है सभी को इंतजार। खबर है कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने फिल्म पुष्पा द रूल की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेत्री सोनम कपूर की आने वाली फिल्म ब्लाइंड का ट्रेलर हुआ रिलीज। सोम मखीजा ने किया है ब्लाइंड का निर्देशन। फिल्म गदर 2 का गाना उड़जा काले कावा हुआ रिलीज। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल निभा रहे हैं मुख्य भूमिकाएं। गायक मधुर शर्मा का गाना बिन माही हुआ रिलीज। मधुर शर्मा ने कहा कि ओरिजिनल मास्टरपीस के प्रति अपार श्रद्धा से भरी है बिन माही की ये प्रस्तुति। और नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक खूबसूरत पहल की।
झारखंड के खूंटी जिले में जुगाड़ तकनीक ग्राम सभा सेवा वेलफेयर सोसाइटी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से नदी नालों पर अनवरत बोरी बांध बनाए जा रहे हैं ताकि बहते पानी को रोककर उसका उपयोग किया जा सके। बोरी बांध की जुगाड़ तकनीक से जल संचयन और जल संरक्षण की दिशा में इतिहास रचने का काम किया गया है। श्रमदान के जरिए बन रहे इस बोरी बांध ने ग्रामीण इलाकों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी शुरू कर दी है। झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी जिले में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। पूरे जिले में सेवा वेलफेयर सोसाइटी और क्षेत्र की ग्राम सभाओं के जरिए अलग अलग गांवों में ग्रामीणों के श्रमदान से 2 साल के अंदर 200 से अधिक बोरी बांध बनाए गए हैं। अब तक खूंटी जिले में हम लोग पिछले 2 सालों में 200 से ज़्यादा बोरी बांध बना चुके हैं और जिसमें 10,000 से ज़्यादा ग्रामीण श्रमदान कर चुके हैं। अब गांव के लोग खुद जागरूक हो गए हैं। कई जगहों पर स्वयं से भी लोग बोरी बांध बनाने लगे हैं। खूंटी जिले में वैसे तो बरसात के समय अच्छी बारिश होती है, लेकिन पठारी इलाका होने के कारण वर्षा जल बहकर बर्बाद हो जाता है। जिले में बड़े पैमाने पर इस तरह के सीरियल बोरी बांध बनाने से जल संचयन और जल संरक्षण के कार्य को नया आयाम मिला है, जिससे गर्मी के मौसम में भी इलाके का जल स्तर बढ़ने लगा है और हरियाली छाने लगी है। बोरी बांध कर रहे हैं, गर्मी में पानी पूरा सूख जा रहा है, झरना की तरफ नहीं जा रहा है। बहुत सारे पर्यटक आता है, ऐसे ही घुर जाता है, इसीलिए बोरी बांध कर रहे हैं। बोरी बांध बनाने में श्रमदान करने वाले स्थानीय ग्रामीणों का भी मानना है कि जल धाराओं की सुंदरता और बेहतर कल के लिए जल संचयन और जल संरक्षण लाजमी है। हम लोग बोरी बांध कर रहे हैं जिसमें हम लोग पानी बचा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरे गांव वाले लोग लगे हुए हैं। श्रमदान में बोरी बांध कर रहे हैं और यही पानी बचाव के लिए, और नहाते धोते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं पूरे मुरू टाउन से। लोगों के इस संयुक्त प्रयास को अब प्रशासन का भी सहयोग मिलने लगा है। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि बोरी बांध बनने से लगातार भूगर्भीय जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही नदियों से होने वाले बालू का कटाव भी थमने लगा है। जगह जगह पे बोरी बांध बनाया है, जिससे 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो पानी का जलस्तर नीचे एकदम चलता जा रहा था, उसको पानी का जलस्तर रुकने में थोड़ी सी आसानी हुई है। दूसरा है कि जो बालू का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा था बारिश के समय पे भी या अवैध खनन के माध्यम से, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तीसरा है कि चूँकि पानी रुकने लगा है तो जल स्तर भी अब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा है। खूंटी में ग्रामीणों ने श्रमदान से सीरियल बोरी बांध की नई अवधारणा 11:30 धरातल पर उतारकर पूरे इलाके में जल संकट का काफी हद तक समाधान किया है, जिसे यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत की। आज सेहत में हम बात करेंगे मोटापे की। दरअसल बीमारियों का ये प्रवेश द्वार है और इसीलिए मोटापा कम करने के लिए कई उपाय भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बीच बैरिएट्रिक सर्जरी की इन दिनों काफ़ी चर्चा है और इसी को लेकर के सर्जरी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये सर्जरी क्या है और कैसे काम करती है। अत्यधिक मोटापा यानी बॉडी मास इंडेक्स BMI का 40 से अधिक होना कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। मोटे लोगों के लिए खुशखबरी है कि आजकल उनके इलाज के लिए एक अच्छा विकल्प है, उसको बोलते हैं हम बैरिएट्रिक सर्जरी, या जिसको वजन कम करने की सर्जरी भी बोला जाता है। अगर आपको मधुमेह की बीमारी है, इसके साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको स्लीप एपनिया, रात को सोने में दिक्कत है, आप रात को सोते हुए उठते हैं और सांस आपका अटक जाता है, या और कई बीमारियां खासकर घुटने की, जिसमें आप घुटने आपके खराब होते जा रहे हैं, इन सब बीमारियों के साथ अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है तो हम सर्जरी के लिए उनको इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका 35 के ऊपर है और कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी ये मरीज वजन कम करने के लिए हम लोग इस बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए कंसिडर करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी अत्यधिक मोटे लोगों के वजन को कम करने का प्रभावशाली विकल्प है। सर्जरी के बाद जीवन शैली में बदलाव करना भी जरूरी होता है। बैरिएट्रिक सर्जरी में हम कोई चर्बी का ऑपरेशन नहीं करते हैं।
इसमें कोई चर्बी नहीं निकाली जाती है, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं की जाती है। इसमें हम दूरबीन के द्वारा पेट में छोटे छोटे कट्स करके अंदर पेट का साइज छोटा करते हैं। आपका जो आमाशय है जिसके अंदर खाना जाता है, वो एक पेट की थैली है, वो करीब 1 लीटर के ऊपर इसकी कैपेसिटी होती है। उसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी के द्वारा छोटा कर देते हैं और उसकी कैपेसिटी करीब 100 से 150 ml रह जाती है। और जो बाकी हम पेट बाहर निकाल देते हैं उसमें भूख लगने के हार्मोन्स बनते हैं। उस भूख लगने के हार्मोन निकलने से भी भूख कम लगती है। तो एक तो आप भूख कम लगती है, आप खाना कम खाते हैं और आपका पेट जल्दी भर जाता है क्योंकि उसका कैपेसिटी कम हो गई है। इन दोनों कारणों के कारण आपका वजन कम होना शुरू होता है। यदि आपका वजन बहुत अधिक है और वजन कम करने के सभी तरीके बेअसर हो गए हैं, तो वजन कम करने की सर्जरी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल अपनी सेहत का रखें ध्यान और अपनी दैनिक चर्या में योग और एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। आइए आपको कुछ दिखाते हैं कुछ खास। राम करे कुछ ऐसा हो जाए, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्रसिद्ध गीत को मुकेश ने अपनी मधुर आवाज दी थी। मिलन फिल्म के इस गीत को आप संस्कृत में सुनेंगे तो आपको जरूर एक सुखद अनुभूति होगी। तो आइए पेश है डीडी न्यूज के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से एक और मधुर गीत, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। राम क्रियाधि एवं भूयात् मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता। राम क्रियाधि एवं भूयात् मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता। प्रयतु ते ही सुख नयम दुख भरी त्रियामा करिष्ये दृग्वय में अहनो। प्रयतु ते ही सुख नयम दुख भरी त्रियामा करिष्ये दृग्वय में अहनो। आधीने चेत यम न वाचा याचे भद्रम हस्तमुत्थाय मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता। ते ही नहीं मैं ही नहीं लौकिक सर्वं पीडायान्वेक जालम। ते ही नहीं मैं ही नहीं लौकिक सर्वं पीडायान्वेक जालम। मानवो नूर्येत प्रमत्तः स्मरता चेद्धि विस्मरेन्नो हि मेहि निद्रिका त्वदीयनुस्यात् जागरो मैं त्वं शयिता जागरो मैं त्वं शयिता।